चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट अ बैलेंस्ड इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, और इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं. इट इज मेड अप ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, बिल्कुल भी नहीं. इट इन्वॉल्व्स इंटरडिपेंडेंस अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट, ये भी नहीं है. एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स बट प्लांट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स, ये बिल्कुल सही बात है. प्लांट हम पर डिपेंड नहीं करते, हम लोग प्लांट पर डिपेंड करते हैं. और ये वाली ऑप्शन गलत हो गई, इसे रीड करने की भी जरूरत नहीं है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अब ये जो 17 नंबर क्वेश्चन है ये असर्शन रीजन पर है. यहां पे आपको दो स्टेटमेंट दिए जाएंगे और दोनों स्टेटमेंट को आपको इंडिविजुअली देखना होगा क्या वो सही है या नहीं है. अगर दोनों सही हैं, दोनों ट्रू हैं, तो फिर उनके बीच में रिलेशन भी देखना होगा कि क्या रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं. तो चलिए पहले देखते हैं असर्शन. रिएक्शन ऑफ क्विक क्लाइम विथ वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जी हां, ये जो क्विक क्लाइम होती है, जो हमारी कैल्शियम ऑक्साइड है, ये वाटर के साथ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉर्म करती है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करती है. और ये काफी एक्सोथर्मिक होती है, हाईली एक्सोथर्मिक. चलिए देखते हैं. क्विक क्लाइम रिएक्ट्स वीक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये भी सही है और इसी की तो एक्सप्लेनेशन है ये. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ए ट्रू हो गया, आर भी ट्रू हो गया और आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. तो ऑप्शंस जो होंगे इसमें से कौन से होंगे? ऑप्शन ए होगा, बोथ आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. आगे भी असर्शन रीजन पर भी बेस्ड क्वेश्चंस हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंटल प्लांट्स कैन बी प्रिजर्व थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये तो बिल्कुल सही है. देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में या वेजिटेटिव प्रोपगेशन में वो जो है असेक्सुअल मोड है रिप्रोडक्शन का, वहां वेरिएशन नहीं होती है. एग्जैक्टली आगे वो सेम टू सेम चलते रहते हैं. रीजन क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली माइटोसिस, बिल्कुल. तो दोनों ही हमारे ट्रू हो गए और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. चलिए ऑप्शन देखते हैं. तो ऑप्शन हो गया बोथ आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, चलिए क्या कह रहा है. असर्शन, अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड. तो देखिए ये जो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारे पास, स्ट्रेट कंडक्टर जो है, अगर वो करंट फ्लो हो रही है उससे, तो उसके चारों तरफ आपको पता है कि परपेंडिकुलरली एक मैग्नेटिक फील्ड होती है. तो ये वाली स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गई. तो इसके रीजन को देखते हैं. द नेट चार्ज ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, ये भी सही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एक्सप्लेनेशन तो नहीं है. तो हमारी जो करेक्ट ऑप्शन होगी बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. चलिए ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन जो है, ऑप्शन है हमारा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन. नहीं, यहां पर रीजन जो है नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, हमारी ऑप्शन बी होगी. चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर. ये इकोसिस्टम के बारे में कहा जा रहा है कि इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट.
बिल्कुल ये सही बात है, ट्रू हो गई। बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स प्ले इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर द सस्टेनेबल ऑफ लाइफ, सस्टेनेबल ऑफ लाइफ एंड वर्क इंडिपेंडेंटली इन ऑल इकोसिस्टम। ये जो इंडिपेंडेंटली वर्ड है ना, ये अगर डिपेंडेंटली होती तो फिर सही होती, तो ये हो गई रॉन्ग, मीन्स फॉल्स हो गई। तो ए तो हमारा ट्रू है और आर जो है वो फॉल्स है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ। तो ये हमारे 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस थे जो कि साइंस चैप्टर्स थे। सेक्शन बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 6 क्वेश्चंस आएंगे। तो सैंपल पेपर में सेक्शन बी के 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तृप्ति मिक्सेस एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट लिया है उसने और उसको मिक्स किया जा रहा है, किसके साथ? कॉपर क्लोराइड के साथ, और उसकी भी एक्वस सॉल्यूशन है। तो ये रिएक्ट करके क्या फॉर्म करने वाले हैं? तो ये जो रिएक्शन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। इसमें क्या होता है? आयनिक एक्सचेंज होते हैं। कॉपर और सोडियम एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेंगे तो कॉपर सल्फेट बनेगी और साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि विल दिस लीड टू अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? जी हां, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को लीड कर रही है और इसमें सोडियम और कॉपर एक दूसरे को कैटायन एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं और एनायन भी एक दूसरे को एक्सचेंज किया रहे हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है। तो ये एक एग्जांपल है और इसमें जो है ये प्रिसिपिटेट भी फॉर्म होगी। ये एक प्रिसिपिटेट रिएक्शन की भी टाइप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है टू ग्रीन प्लांट्स आर केप्ट सेपरेटली इन ऑक्सीजन फ्री कंटेनर्स, वन इन डार्क एंड द अदर इन सनलाइट। एक कोई प्लांट है हमारे पास, उसे डार्क रीजन में रखा गया है और दूसरा कोई प्लांट है हमारे पास जिसे सनलाइट में रखा गया। अब हमें पता है कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और इन अब्सेंस ऑफ सनलाइट अगर उसे ऐसी अरेंजमेंट में रखी जाएगी प्लांट को तो इसमें नो फोटोसिंथेसिस, ये बेचारा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा और जो भी इसके पास रिजर्व फूड है वो कुछ दिनों के बाद यूज्ड अप हो जाएगी और फाइनली ये प्लांट डेड हो जाएगा। और ये जो है ये फोटोसिंथेसिस करेगी, लेकिन कहा गया है क्या? आर केप्ट इन ऑक्सीजन फ्री कंटेनर्स। तो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, तो काफी है ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा और ये फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म करेगा। तो जो प्लांट डार्क में रखा गया है, डार्क रीजन में, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करने के कारण वो लॉन्ग टाइम के लिए सरवाइव नहीं कर पाएगा और जो प्लांट सनलाइट में रखा गया वो फोटोसिंथेसिस करेगा और अपना फूड बनाते हुए ग्रो करता रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 2 रीजंस व्हाई बाइल जूस इज कंसिडर्ड टू बी एन इंपॉर्टेंट सिक्रीशन ऑफ द लिवर इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो बाइल जूस जो होता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और गॉल ब्लैडर से जब सिक्रीट होता है तो उसका 2 फंक्शन आपको बताना है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? पहला तो है हमारा क्या, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। इसका काम क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसमें जो है ये लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल
फैट ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देता है। तो ये जो बाइल जूस है ये स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये प्रोवाइड्स अल्कलाइन मीडियम, प्रोवाइड्स alkaline medium to act एंजाइम। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स में से कौन सा है? लिपेज। टू एक्ट लिपेज इफेक्टिवली, टू एक्ट लिपेज एंजाइम, जो पैनक्रियाटिक एंजाइम है, इफेक्टिवली। इसके 21 क्वेश्चन के और में एक और क्वेश्चन, अक्सर आपको सीबीएसई एग्जाम्स में आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस भी दिखेंगे। या तो आप पहले वाले क्वेश्चन कर लो या फिर दूसरा जो और में दिया गया वो आप कर सकते हो। तो और में एक क्वेश्चन है टिश्यू फ्लूइड के बारे में। इसकी दूसरी नाम क्या हो सकती है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ टिश्यू फ्लूइड? टिश्यू फ्लूइड की का अदर नाम जो है वो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन क्या है? इसे हम लोग मिडिल मैन भी कह सकते हैं। इसे हम लोग नोन एज मिडिल मैन। मिडिल मैन क्या होता है? जो दो मेन लोगों के बीच में कम्युनिकेट करने में या चीजों को ट्रांसफर करने में हेल्प करता हो। तो दो फंक्शंस हम लोग देखेंगे। दो फंक्शन में पहला फंक्शन तो हो गया क्या? ये एक मिडिलमैन का काम कर रहा है। तो मिडिलमैन टिश्यू में क्या करने वाला है? प्रोवाइड्स exchange of gases and other materials and other substances। और दूसरी क्या हो सकती है? दूसरी जो है ये हमारे पास मिडिलमैन। तो जो भी है हमारे पास है वो फ्लूइड क्या करती है? एक तरह से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हमें पता है हमारे बॉडीज में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इनहेल एक्सेल, और बहुत सारे नाइट्रोजनस प्रोडक्ट भी हैं जो हमारे क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं। तो इन सब चीजों से हमें एक्सचेंज के बारे में पता चलती है और साथ ही साथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कैसे? वो बाय मेंटेनिंग मॉइस्चर, बाय मेंटेनिंग मॉइस्चर, बाय मेंटेनिंग मॉइस्चर लेवल ये मेंटेन करती है। हमें पता है ना मॉइस्चर कितनी इंपॉर्टेंट होती है मूवमेंट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है आपका रिफ्लेक्शन लाइट चैप्टर से। तो इसमें जो है हमारा कैसे हम लोग समझते हैं कि दो अलग अलग मीडियम दी गई है, आपके पास दो मीडियम है। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू, ए से बी में एंटर हो रही है लाइट। अब आपको बताना है पहले पार्ट में विच वन ऑफ द टू मीडिया इज डेंसर। तो लाइट रे बेसिकली इसे कैसे जाना चाहिए? स्ट्रेट रेक्टिलिनियर मोशन होनी चाहिए, लेकिन ये टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो जा रही है। अब जब ये टुवर्ड्स नॉर्मल हो रही है
टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ऐसी बेंडिंग कब होती है? जब रेयर टू डेंसर मीडियम हो। कैसी हो वो? रेयर टू डेंसर मीडियम होती है, तो हमारी कैसी होनी चाहिए? वो टुवर्ड्स नॉर्मल होनी चाहिए। तो ये हमारी हो गई डेंसर और ये हमारी हो गई रेयरर। तो पूछा गया कौन सी है, तो ऑब्वियसली बी है। अब नेक्स्ट पार्ट में कहा गया है कि मीडियम ए में स्पीड ऑफ लाइट va है और मीडियम बी में स्पीड ऑफ लाइट vb है, तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो यहां पर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू म्यू ऑफ ए, और ये क्या होने वाला है? ये रेसिप्रोकल होगा, तो वी ए अपॉन वी बी हमारा डिजायरेबल रेशियो हो जाएगा। तो जब हमें ये पता है तो हम लोग आसानी से इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिया हैज अ कॉपर वायर एंड एल्यूमिनियम में सिंगल एल होता है, आप इसे टाइपिंग एरर में कंसीडर कर सकते हैं। एल्यूमिनियम वायर ऑफ द सेम लेंथ, सपोज अगर एक्स लेंथ की कॉपर वायर है और दूसरी वायर भी हमने ले ली है एक्स लेंथ की, एक्स मीटर ही, चलो हमने एक यूनिट भी ले लिया एल्युमिनियम वायर। अब दोनों की रेजिस्टेंस के बारे में पूछा जा रहा है, दोनों इक्वल लेंथ के हैं। कैन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ टू वायर्स बी द सेम होने के लिए सबसे पहली बात मटेरियल अलग अलग है, तो इनके रेजिस्टिविटी अलग अलग होंगे। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर ये अलग होगी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम ये भी अलग होंगे। तो इनके रेजिस्टेंस को सेम किया जा सकता है क्या? तो सेम कैसे किया जाएगा अगर सेम लेंथ की वायर है तो? क्योंकि ये रेजिस्टिविटी जो होती है कॉपर की और एल्युमिनियम की वो सेम नहीं होती है। अगर वो सेम होती तो हम लोग कर सकते थे। तो यहां पर हमारा आंसर होगा नो, बिकॉज दे हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शनल है और में है ये, नेम द पोल्स पी क्यू आर एंड एस ऑफ द मैग्नेट्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। देखिए हमें पता है कि अगर एक बार मैग्नेट है, ये हमारा साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है और ये साउथ पोल में एंटर करती है, और इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है? ये एक क्लोज लूप बनाता है। आपको दिख रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो चलिए देखते हैं, पी पॉइंट को देखते हैं कि ये इमर्ज हो रही है, तो ये कैसी हो गई? नॉर्थ पोल हो गई। और क्यू में ये क्या हो रही है? एंटर हो रही है। क्यू में क्या हो रही है? एंटर हो रही है, तो ये हमारी साउथ पोल हो गई। उसी तरह अगर आर से इमर्ज हो रही है और एस में एंटर हो रही है, तो ये नॉर्थ पोल हो गई, ये साउथ पोल हो गई। तो हमने पोल्स डिसाइड कर लिया, हमें पोल्स ही बताना था दो फिगर में। और ये हमें कहां से पता चला? ये हमें पता चला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से पता चला। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में प्रॉपर्टीज भी हमें पता है कि वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, वो हमेशा क्लोज लूप में होते हैं, और साथ ही साथ वो डेंसिटी पर भी डिपेंड करती है। जैसे पोल्स पर डेंसिटी काफी ज्यादा होती है और
मिडिल में क्या होती है, डेंसिटी काफी कम होती है। तो क्लोजनेस ऑफ डिग्री ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दैट वी नो वेरी क्लियरली। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट is what in the question, state the interference drawn about the direction of magnetic field lines। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हमारी जो इंटरफेरेंस है, पहली है they can never intersect each other। ऐसा क्यों होता है? अगर सपोज वो इंटरसेक्ट करेगी तो एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन दो हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। फोर्स की डायरेक्शन तो एक होनी चाहिए जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होती है। दूसरी जो है वो नॉर्थ से इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल and merge into साउथ पोल, आउटसाइड द मैग्नेट। ये कैसी है? आउटसाइड द मैग्नेट वाली बात। इनसाइड कैसी होती है? इनसाइड भी वही होने वाली है, नॉट टू साउथ ही जाने वाली है ना। तो नॉर्थ पोल से इमर्ज हो रही है और साउथ पोल में मर्ज हो रही है, ये चाहे इनसाइड देख ले या आउटसाइड देख ले, है ना। तो कैसी होगी वो, चलिए देख लेते हैं। ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है। तो यहां से ऐसे आई है, नॉर्थ पोल से निकल रही है, साउथ पोल में जा रही है, और फिर ये साउथ पोल टू नॉर्थ पोल जा रही है। तो ये क्लोज लूप बन रहा है ना। तो इनसाइड में क्या हो रही है? इनसाइड में जो है वो उल्टी हो रही है। इनसाइड में कैसी हो रही है? इनसाइड में इमर्ज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है, इनसाइड द मैग्नेट, जस्ट अपोजिट हो गई। और यहां पर जितने भी आपको दिख रहे होंगे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, और एक क्लोज लूप भी यहां फॉर्म हो रही है। और डेंसिटी जो है वो पोल्स पर वो काफी ज्यादा होती है, जिसे कहा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पोल्स पर मैक्सिमम होती है। कितनी होती है? मैक्सिमम होती है। तो पहली चीज हमने देखा कि ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। दूसरी, ये नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ जाती है। अब चलिए देखते हैं आगे जो हमारी प्रॉपर्टीज है। आगे क्या है? स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए पोल्स पर डिग्री ऑफ क्लोजनेस काफी ज्यादा है, जिस कारण यहां पर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी और सेंटर में स्ट्रेंथ थोड़ी कम होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ इन द फॉलोइंग फूड चेन vertical arrows indicate the energy lost to the environment and horizontal arrows indicate energy transferred to the next tropic level? Which one of the three vertical arrows A, C and E and which one of the two horizontal arrows B and D will represent more energy transfer? तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 10% लॉ आपने पढ़ा होगा कि जो प्रोड्यूसर होते हैं उनसे 10% एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को ट्रांसफर होती है। तो सपोज अगर हमने मान लिया कि इसकी 10 किलो जूल की एनर्जी है और वो कितनी है? 10,000। इसको कितनी मिली होगी? इसको 10% मिली होगी। तो 10% लॉस है, हमें पता है कि हर एक को 10%। अब इसको जितनी एनर्जी मिली होगी उसकी 10% एनर्जी इसको मिलेगी।
तो इसकी जो हो गई 10% एनर्जी वो हो गई 1000 जूल। अब फिर इसको भी 10% मिलेगी, तो ये कितनी हो गई 100 जूल। तो कैसे एनर्जी लेवल्स के साथ कम होते जा रहे हैं। अब सेम चीजें हमें ए के साथ, ए को भी कितनी मिलेगी 1000 जूल, सी को कितने मिलेगी जो यहां पर टाइगर को मिला है 100 जूल, और ई को कितनी मिलेगी, अगर किसी ने टाइगर को भी खा लिया तो उसे 10 जूल मिलेगी। तो इस वैल्यू से हम लोग समझ सकते हैं। चलिए कुछ रीजंस हमें बताने हैं जो कि बाय 10% लॉ से होंगे, बाय 10% लॉ ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। ये किसने दिया था, रेमंड ने दिया था। ठीक है, वो रेमंड ब्रांड नहीं, रेमंड नाम के साइंटिस्ट थे। फ्लो ऑफ एनर्जी से ये क्वेश्चन आपकी सॉल्व हो जाएगी। और हमारा क्वेश्चन है इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग 3 वर्टिकल एरोज एंड विच वन ऑफ द 2 हॉरिजॉन्टल एरोज विल रिप्रेजेंट मोर एनर्जी ट्रांसफर। तो किसकी एनर्जी ट्रांसफर सबसे ज्यादा हो रही है, ए की हो रही है 1000, और इस डियर को भी मिल रहा है जो कि बी है। तो हमारा बी हो गया इसमें, और इसमें ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।